Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss equilibrium constant expression. Equilibrium constant expression. How to write equilibrium constant expression. अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है यानी कि केसी के साथ रिएक्टेंट को कहाँ लिखना है और प्रोडक्ट को कहाँ लिखना है, तो उसके लिए ये होता है कि वी वांट टू राइट केसी। तो इसमें ये है कि हम रेशो लिखते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सपोज़ हमें अगर ये रिएक्शन दे दिया जाए कि इसकी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, लेट्स सपोज N2 गैस प्लस 2O2 गैस, और ज़ाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट बनते हैं डेट इज़ 2NO2, और इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़े तो वी विल राइट Kc। अब इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो है NO2, तो हम क्या करेंगे NO2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, बेसिकली ये एक्टिव मैस है कंसंट्रेशन के लिए, और ये जो 2 है दीज आर द मोल्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो मोल्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन विल बिकम एक्सपोनेंट, तो हम इनको एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या कर देंगे 2। अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में देखें N2 और इसमें यहाँ पे मोल्स कितने हैं 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ 1 होगा, या 1 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप इसके ऑक्सीजन के देखें तो 2 मोल है, तो हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसकी पावर 2। सिमिलरली कंसीडर अनदर रिएक्शन, एक और रिएक्शन को कंसीडर करें। सपोज वी हैव दिस रिएक्शन दैट इज़ PCl3 प्लस क्लोरीन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इनको अगर हम लिखें तो बनेगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl3 चेंज हो जाता है किसमें PCl5 में। तो इसमें भी उसी तरह अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसका लिखना चाहें तो वी विल राइट Kc के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे कहाँ पे न्यूमरेटर में, डेट इज़ PCl5। अब PCl5 में यहाँ पे मोल्स 1 हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, और रिएक्टेंट को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में एंड डेट इज़ PCl3, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या होगी क्लोरीन। सो दिस इज़ हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हम और भी बहुत सारे रिएक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ Kc। तो अब देखते हैं कि Kc के यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। हाउ वी विल फाइंड यूनिट्स ऑफ Kc। अब जो Kc के यूनिट्स हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ concentration. Student, we know concentration is number of moles per unit volume, और concentration को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। और अगर हम इसमें देखें तो n के लिए हम लिखते हैं मोल्स, और वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब। और डेफिनेटली वॉल्यूम जो है ये डिनोमिनेटर में इसलिए हो जाएगा पर डेसीमीटर क्यूब। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। सो दीज आर द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये जो है ना कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। अब जब भी हमें कोई रिएक्शन दिया जाए और हमें कहा जाए कि Kc के यूनिट कैलकुलेट करें, तो हम उसी तरह कंसंट्रेशन को मेंशन करेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई रिएक्शन हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि Kc के यूनिट्स लिखें। लेट्स सपोज N2
N2 गैस, लेट्स सपोज N2 गैस प्लस O2 गैस, और इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है डेट इज़ 2NO2, और हमें कहा गया है कि इसके यूनिट्स लिखें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, केसी एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है। NO2 और उसकी पावर 2, यानी मोल्स उसमें 2 हैं। उसके बाद NO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें हमने ये करना है कि वी विल राइट केसी एंड दिस केसी इज़ इक्वल टू। अब इस तरह है कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो NO2 है, NO2 की जगह हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसकी हम पावर क्या कर देंगे 2। सिमिलरली नीचे जो हमारे पास NO2 है सॉरी, ये NO2 नहीं है, ये N2 है, तो इसमें क्या होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और फिर उसके बाद अगेन हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप इसमें देखें तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पे मोल की पावर 1 है, यहाँ पे भी मोल की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर, सिमिलरली मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी। तो अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लिखेंगे केसी हैज़ नो यूनिट्स, केसी हैज़ नो यूनिट्स। हम ये नहीं करेंगे कि केसी हैज़ 0 यूनिट्स और केसी हैज़ 1 यूनिट, तो केसी के यहाँ पे यूनिट्स नहीं है। सो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि केसी के कब यूनिट्स होंगे और कब यूनिट्स नहीं होंगे। केसी के यूनिट्स कब होंगे और कब नहीं होंगे। केसी हैव यूनिट्स, केसी हैव नो यूनिट्स। कब यूनिट्स होंगे और कब यूनिट्स नहीं होंगे। केसी के यूनिट्स उस वक्त होंगे जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर ना हों मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। एन आर हमने लिखे हैं किसके मोल्स, रिएक्टेंट के मोल, और एन पी किसके मोल्स लिखे हैं, प्रोडक्ट के मोल। और केसी के यूनिट कब होंगे कब नहीं होंगे, जब रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे केस में केसी के यूनिट्स नहीं होंगे। तो कभी कभी कोई एमसीक्यू आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से किसके केसी के यूनिट होंगे और किसके नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कहा जाए कि N2 + 3H2, ये रिएक्शन है अमोनिया की सिंथेसिस का। अगर आप इसमें देखें तो ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये गैस, ये भी गैस और अगेन ये भी गैस। इसमें आप देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने यूनिट्स हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल इसके हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मोल्स की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 4। इसके बरक्स अगर आप अमोनिया में देखें ना, तो अमोनिया में जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो 2 हैं। तो इस केस में आप देखें रिएक्टेंट के मोल्स जो हैं वो 4 हैं, जबकि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो 2 हैं। तो इस तरह जो रिएक्टेंट के मोल हैं वो प्रोडक्ट के मोल के बराबर नहीं हैं। सो इस रिएक्शन में केसी हैव यूनिट्स। अब कौन से यूनिट्स हैं, डेफिनेटली वो हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस सी अनदर रिएक्शन कि उसमें क्या होगा। तो उसमें अगर आप देखें तो सपोज एक और रिएक्शन है, उसमें देखते हैं कि केसी के यूनिट्स होंगे या नहीं होंगे। सपोज वी हैव N2 गैस प्लस O2 गैस, और इसमें क्या बनता है 2NO2। अब इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ़ मोल्स नाइट्रोजन के 1 हैं एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑक्सीजन के भी 1 हैं, जबकि नंबर ऑफ़ मोल्स NO2 के कितने हैं, 2 हैं। सो अगर आप इनको ऐड अप करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स 2 बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो 2 हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के मोल भी 2 हैं। तो
इसमें Kc हैज़ नो यूनिट्स, Kc हैव नो यूनिट्स, तो Kc के यहाँ पे यूनिट्स नहीं होंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि एक और रिएक्शन लेते हैं जिसके यूनिट्स हम कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ Kc, और आपको ये वाला रिएक्शन दे दिया जाए PCl3 प्लस क्लोरीन और इसमें बनता है PCl5, तो वही बात है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Kc लिखेंगे। तो Kc लिखने के लिए क्या होगा, PCl5 और फिर उसके बाद रिएक्टेंट लिख लेंगे PCl3 ब्रैकेट क्लोज करके Cl2। तो अब क्या होगा कि ये जो PCl5 है इसकी जगह हम लिख लेंगे कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। उसके बाद PCl3 की क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो Cl2 है इसके भी क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें बच्चों ये होगा, ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो Kc के यूनिट्स आएंगे वो ये वाले आएंगे। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली क्या आएंगे, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब प्लस 3। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो ये बच्चों Kc के यूनिट्स हैं इस रिएक्शन में। अब इसमें अगर आगे हम जाएं तो आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम्स की क्या कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कैसी कौन कौन सी शराइत हैं जो कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी हैं। व्हाट आर द मेन कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, क्या ऐसा हो कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में हो। तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इस तरीके से एडजस्ट होती है कि जो Kc है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इक्वल होगी तो Kc क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसा क्या होगा कि Kc वैल्यू जो वो कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब है कि ऐसा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो, तो तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। तो उसके लिए क्या है कि हम डिफरेंट कंडीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ये है कि रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, यानी अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो Kc होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। नंबर 2, जो प्रेशर है, प्रेशर आल्सो, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर है जो कि फिक्स होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, रिएक्शन मीडिया का या मिक्सचर का कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट आपने एक दफ़ा जब कैटालिस्ट यूज़ कर लिया तो उसके बाद कैटालिस्ट को आप क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे, यानी कि आपने जो कैटालिस्ट एक दफ़ा ऐड कर लिया है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। किस किस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो तब भी आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। सो दीज आर द कंडीशन बाय विच रिएक्शन कैन बी रिमेन एट कांस्टेंट कंडीशन। तो इसलिए ये जहन में रखना है कि
टेम्परेचर अगर एक जगह पे आ गया है और उस टेम्परेचर के बाद अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए तो आपने उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर प्रेशर है, अगर वो प्रेशर अचीव हो गया तो उसके बाद प्रेशर को भी चेंज नहीं होने देना। सेम इज़ द केस विद वॉल्यूम। अब जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसमें ख़ासकर जो प्रेशर का फैक्टर है वो उन रिएक्शंस के लिए है जिसके अंदर गैस फेज इन्वॉल्व है। देन कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज़ किया, सपोज आपने वेनेडियम यूज़ किया है या जो भी यूज़ किया है, जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम आ गया तो आपने उस कैटलिस्ट को ऐड नहीं करना मज़ीद, या उस कैटलिस्ट को आपने रिमूव नहीं करना। सिमिलरली आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी ना ऐड करना है ना रिमूव करना है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मीडिया मस्ट रिमेन कांस्टेंट। दीज आर द मेन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। उसके बाद है हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, हम कैसे इक्विलिब्रियम को पहचानेंगे? वेज टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम, कि अगर सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो व्हाट आर द मेथड विच मस्ट बी यूज to know about whether the reaction is at equilibrium or not. So there are two methods by which equilibrium can be identified. उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो है फिज़िकल मेथड, दूसरा मेथड है वो है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड का मतलब ये है कि हम उसमें कोई रिएक्शन नहीं करवाते, कोई रिएक्टेंट रिमूव नहीं करते, कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करते। दूसरा मेथड है कौन सा? केमिकल मेथड। सो जो फिज़िकल मेथड है उसमें आप क्या करते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। डिफरेंट आप क्या यूज़ करते हैं? दीज आर वेरियस टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सैंपल लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में या कंटेनर में और जज कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या थी। सो हम उस कंसंट्रेशन को देखना चाहते हैं जिस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। तो जो डिफरेंट फिज़िकल मेथड हम यूज़ करते हैं उनमें एक मेथड है रिफ्रैक्टोमीट्री। अब जो रिफ्रैक्टोमीट्री है इसमें क्या करते हैं? रिफ्रैक्टोमीट्री में हम प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन को चेक करते हैं कि अगर लाइट रोटेट हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो इसका मतलब है लाइट एक फिक्स पाथ पे या तो रोटेट करेगी या नहीं रोटेट करेगी। नंबर 2, पोलैरिमीट्री। अब जो पोलैरीमीटर है इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं कि अगर कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। उसके बाद है स्पेक्ट्रोमीट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। लाइट की एब्जॉर्प्शन या एमिशन को हम चेक करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से, और इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में अगर लाइट की एब्जॉर्प्शन या एमिशन कांस्टेंट है, ख़ासकर एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। सिमिलरली हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डायलेटोमीट्री। डायलेटोमीट्री में आमतौर पर वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अब जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। अब टाइट्रेशन आपने पढ़ा हुआ है कि ब्यूरेट लेते हैं और उस ब्यूरेट में क्या करते हैं कि अननोन वॉल्यूम को ऐड करके फाइंड आउट कर लेते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों मेथड जो हैं, इन दोनों मेथड्स में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। इन बोथ द मेथड concentration of reactants and products is checked at regular interval। यानी क्या करते हैं कि वक्फे से हम इसको चेक करते हैं। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो उस टाइम हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गेट कांस्टेंट, अगर वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है। देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और इसका ये भी मतलब है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो गया है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है। ये सारे के सारा हमें कैसे पता चलेगा, इन मेथड्स की मदद से हमें पता चलेगा। ठीक है। तो कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा मेथड जो है वो केमिकल मेथड है, तो जो टाइट्रेशन है वो क्या है, केमिकल मेथड है। और कौन सा मेथड ऐसा है जो फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हमें रिएक्शन नहीं करना पड़ता, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से डायरेक्ट कोई मेडिकल डायग्नोज करें। और दूसरा ये होता है कि आप क्या करते हैं, कोई ब्लड या यूरिन का टेस्ट करवाते हैं केमिकल मेथड से। तो दीज आर द मेथड विच आर यूज टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और उसके लिए नेक्स्ट क्लास।